एक ऐसे सिस्टम पर जिसमें समय के साथ साथ मास चेंज हो रहा हो, फोर्स को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है यदि हम आंखों पर पट्टी बांधकर न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करें। रॉकेट ऐसे ही सिस्टम का एक कमाल का उदाहरण है। फंडामेंटली तो ऐसे सिस्टम को हैंडल करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस हमें ध्यान रखना चाहिए कि सिस्टम में क्या क्या इंक्लूडेड है। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन अपनी मूल अवस्था में कुछ ऐसा दिखाई देता है। F = dp/dt. The force applied on a given body is directly proportional to the rate of change of its linear momentum. यानी किसी वस्तु का जिस अनुपात में लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है, उस पर लगने वाला बल भी उसी अनुपात में बदलेगा। साधारणतः तो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का मास समय के साथ सेम ही रहता है, इसलिए मोमेंटम p में मास m कांस्टेंट माना जाता है। फर्स्ट इक्वेशन को इंटीग्रल फॉर्म में लिखने पर हमें कुछ ऐसा रिजल्ट मिलता है। लेकिन रॉकेट के केस में मास को कांस्टेंट नहीं लिया जा सकता, क्योंकि एग्जॉस्ट के रूप में लगातार कुछ न कुछ मास रॉकेट से बाहर निकलता रहता है। रॉकेट के मोशन को डिटेल में एनालाइज करने के लिए हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp/dt के साथ साथ सिस्टम पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल को भी याद करना होगा। चलिए मान लेते हैं कि एक रॉकेट टाइम t पर अंतरिक्ष में जा रहा है। टाइम t और t प्लस डेल्टा t के बीच डेल्टा m मास का फ्यूल जलकर गैस के रूप में रॉकेट से निकल जाता है, जिसकी रॉकेट के साथ रिलेटिव वेलोसिटी u है। एग्जॉस्ट वेलोसिटी u रॉकेट की वेलोसिटी v के इंडिपेंडेंट होगी। टाइम t पर रॉकेट का टोटल मास कैपिटल M प्लस डेल्टा m होगा और डेल्टा t टाइम बीत जाने पर जब डेल्टा m मास का एग्जॉस्ट गैस के रूप में रॉकेट से निष्कासित हो जाएगा, तब रॉकेट का मास कैपिटल M होगा। मास के चेंज होने की वजह से रॉकेट की वेलोसिटी भी चेंज होनी चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से। चूँकि मास घट रहा है, मास टाइम्स वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए वेलोसिटी निश्चित रूप से बढ़कर v से v प्लस डेल्टा v हो जाएगी डेल्टा t टाइम में। रॉकेट का इनिशियल मोमेंटम p एट टाइम t इक्वल टू m प्लस डेल्टा m टाइम्स v होगा और उसका फाइनल मोमेंटम p एट टाइम t प्लस डेल्टा t इक्वल टू m टाइम्स v प्लस डेल्टा v प्लस डेल्टा m टाइम्स v प्लस डेल्टा v प्लस u होगा। अब चेंज इन मोमेंटम पता करने के लिए इक्वेशन b में से इक्वेशन a को घटा देना चाहिए, यानी डेल्टा p इक्वल टू p एट टाइम t प्लस डेल्टा t माइनस p एट टाइम t दैट इज इक्वल टू m डेल्टा v प्लस डेल्टा m u होगा। जिसके बाद न्यूटन का सेकंड लॉ कुछ ऐसा दिखाई देगा। साथ ही रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एग्जॉस्ट मास dm/dt रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रॉकेट मास dm/dt के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि एग्जॉस्ट रॉकेट से ही निकल रहा है, यानी d स्मॉल m/dt इक्वल टू माइनस d कैपिटल m/dt। जिसके बाद इक्वेशन 3 कुछ ऐसी दिखाई देगी। ये ही रॉकेट साइंस का बेसिक फॉर्मूलेशन है। अलग अलग एक्सटर्नल कंडीशन के हिसाब से आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके रॉकेट के मोशन के बारे में सारी चीज़ें जैसे वेलोसिटी, ट्रेजेक्टरी, एक्सेलरेशन आदि बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। चलिए कुछ एक बेसिक कंडीशन में रॉकेट की वेलोसिटी पता करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट केस, रॉकेट इन ए फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में रॉकेट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता। ऐसी स्थिति में इक्वेशन 4 को यूज़ करके हमें ये रिजल्ट मिलेगा, m dv/dt इक्वल टू u dm/dt, जिसे टाइम t0 और tf के बीच इंटीग्रेट करने पर ये वेलोसिटी मिलेगी, vf माइनस v0 इक्वल टू माइनस u टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ m0/mf। यदि v0 0 हो तो vf इक्वल टू माइनस u टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ m0/mf। सेकंड केस, रॉकेट इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड। यदि रॉकेट कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड के इम्पैक्ट में
मोशन कर रहा है तो इक्वेशन 4 कुछ ऐसा दिखाई देगा। mg इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी माइनस यू डी एम बाई डी टी, जिसे इंटीग्रेट करने पर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आती है वी एफ इक्वल टू यू नेचुरल लॉग ऑफ एम नोट बाई एम एफ माइनस जी टी एफ, यदि टी नोट इक्वल टू 0 पर वी नोट इक्वल टू 0 हो। आशा करता हूँ आपने इस वीडियो में बेसिक रॉकेट साइंस समझ लिया होगा। अब यदि आपसे कोई किसी बात को बताते हुए कहे कि दिस इज़ नॉट रॉकेट साइंस, तो आप उसे चुप करा सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।